हेलो एवरीवन। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का पेपर थर्ड और जनरल स्टडी पेपर सेकंड आपका हो चुका है। अब शाम की पारी में था सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड यानी जनरल स्टडी पेपर सेकंड, और यूपीएससी का ये तीसरा पेपर है। पहले आपका एसए का और फर्स्ट आपका जीएस का और जीएस पेपर सेकंड ये हो गया। हम यहाँ पर इस क्लास में पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जैसे हमने पहले के पेपर देखे हैं। और आप सबको इस पेपर के सब्जेक्ट के बारे में पता होगा कि सबसे पहले यहाँ पर आपके पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, फिर आपके सोशल जस्टिस और गवर्नेंस, और उसके बाद है आपका आईआर वाला। तो यहाँ पे आपके 3 कोर सब्जेक्ट है यहाँ पे इस पेपर के अंदर। और हम इस पेपर को है वो ज़्यादातर प्रीलिम्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं, क्योंकि हम लगभग से एक ही बुक को रेफर करते हैं, वो है हमारी एम लक्ष्मीकांत बुक। और सबसे ज़्यादा पार्ट होता है वो आप पीवाईक्यू देखना पहले वाले, तो वहाँ पर देखना कि जो लगभग से है वो आपके 2020 के बाद से आप पीवाईक्यू देख लेना कि आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा आपके इस पेपर के अंदर रहता है। उसके बाद आपका सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और आईआर वाला सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा पेपर? आप अगर 2026 के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये पेपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, और पिछले सालों की भी करनी चाहिए, बट ये पेपर आपको अच्छे से समझना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा। और जब ये आप क्लास कर रहे हो तो आपके पास सिलेबस आपके पास होना चाहिए कि किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के उद्देश्य से भ्रष्ट आचरण की विवेचना कीजिए। विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायकों एवं अथवा उनके सहयोगियों की आय से ज्ञात स्रोतों के विपरीत अनुपात में संपत्ति में वृद्धि असमयक असर सर्जित करता है और परिणामतः भ्रष्ट आचरण है। जो आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 का, वहां से क्वेश्चन पूछा है। और आप सिलेबस देखना, सिलेबस के अंदर आपका और आपके सिलेबस के अंदर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है। तो हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 या फिर 1950। ये 2 एक्ट है आपके, जहां से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सिलेबस अपने साथ में रखना है। अब ये क्वेश्चन आपका आपकी जो एम लक्ष्मीकांत बुक है वहां से आपको मिल जाएगा। तो ये कह सकते हो कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है आपको समझने में, लेकिन आपको तोड़ के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सेकंड आपका, न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। 2021 में अधिकरणों के बुद्धिपरक पुनर्गठन द्वारा किए गए नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। अब ये देखिए 2021 जो ट्रिब्यूनल्स है, अधिकरण है हमारे न्यायालय, उन पर 2021 का जो यहाँ पर जो पुनर्गठन किए गए थे वहां से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। अब ये क्वेश्चन आपने करंट में तो होगा नहीं, क्योंकि अब 2021 में अगर न्यूज में था तो वहां से, लेकिन आपको ये क्वेश्चन एम लक्ष्मीकांत बुक है जो हम न्यायालय पढ़ते हैं, वहां पर हमारे जो ट्रिब्यूनल्स वाला चैप्टर दिया गया है वहां पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे रखा है कि आपको 2021 में अधिकरणों के पुनर्गठन किया गया था, वो आपको अधिकरण सुधार क्या किए गए थे और क्या प्रभाव थे उसके, वो आपको याद होने चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ तक आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा ठीक है अधिकरण ट्रिब्यूनल्स को लेकर, लेकिन जो यहाँ पर जो 2021 वाला यहाँ पर पूछा है वो थोड़ा सा टफ है। तो ये समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपको 2021 वाले जो पुनर्गठन है वो याद नहीं है तो। तीसरा क्वेश्चन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना कीजिए तथा विषमताओं को स्पष्ट कीजिए। क्या दोनों देशों में इसकी कोई सीमा है? अग्रिम माफी क्या होती है? अब भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो क्षमा करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, आपको पता है कि हमारे राष्ट्रपति वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं जो क्षमा शक्ति है हमारे राष्ट्रपति द्वारा और राज्यपाल द्वारा भी यहाँ पर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे लिंक्ड करके क्वेश्चन को पूछा है कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। और ये हमारा टॉपिक है वो दिया गया है हमारे जो सिलेबस है, कौन सा? कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट अदर कंट्रीज वाला टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर, वहां से ये क्वेश्चन पूछा है। और इससे पहले वाले आप पीवाईक्यू देखना कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जो राष्ट्रपति या उनकी जो न्यायालय की तुलना के बारे में पूछा है, तुलना जो कंपैरिजन है यहाँ पे उसके बारे में पूछा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया कि उनकी विषमताओं को स्पष्ट कीजिए, क्या दोनों देशों में इसकी कोई सीमाएं है? अग्रिम माफी क्या होती है? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड कह सकते हैं हम, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसकी क्षमा शक्तियां कौन कौन सी है, तो ये क्वेश्चन फिर अधूरा ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा की शक्तियों तथा कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब ये जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट था 2019 के अंदर लाया गया था, वहां से क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट। अब जम्मू कश्मीर वाला पुनर्गठन अगर आपको ये जो याद नहीं है ये एक्ट अच्छे से, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर नहीं कर सकते हो। जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रकृति का विवेचन कीजिए और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा की शक्तियां तथा कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
हार्ड क्वेश्चन है ये कह सकते हो। अगर आपको एक्ट नहीं याद है तो आपका फिर ये क्वेश्चन भी काफ़ी हार्ड होने वाला है, क्योंकि अगर एक्ट याद नहीं है तो यहाँ पे जो यूटीज की विधानसभा है उनकी पावर्स भी याद नहीं होंगी आपको, और आपकी जो जम्मू कश्मीर में एक्ट लाया गया था, कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसके आपको जो आपके क्या क्या प्रभाव थे उसके वो याद नहीं है आपको, तो फिर ये क्वेश्चन भी अधूरा रह सकता है। अगर करंट में आपने पढ़ा होगा तो ही इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के कानून ढांचे का मार्गदर्शन करने और कानूनी परामर्श के माध्यम से ठोस शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में उसकी जिम्मेदारियां, अधिकारों और सीमाओं का विवेचन कीजिए। अब अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा, इससे पहले PYQ देखना, वहां पर एक दो क्वेश्चन शायद अटॉर्नी जनरल पर है। अटॉर्नी जनरल के बारे में यहाँ पे महान्यायवादी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने PYQ किए होते तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और इसका जो आप जो M लक्ष्मीकांत बुक पढ़ते हो वहां से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये कह सकते हैं कि ठीक है, मीडियम लेवल का आपका ये क्वेश्चन है और 150 शब्दों में ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है। अब सोशल जस्टिस का ये टॉपिक। अब सोशल जस्टिस थोड़ा सा सरल मिलता है आपको यहाँ पे, क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं उसको अच्छे से करंट अफेयर में पढ़ के या नोट सुना के। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की लेंथ है वो काफी बड़ी दे रखी है, लैंग्वेज भी थोड़ी सी हार्ड दे रखी है, हिंदी मीडियम में पढ़ने पर ये थोड़ी सी हार्ड लग रही है। तो आप एक काम करना कि अगर आपको हिंदी मीडियम में कोई शब्द समझ नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में उसे यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है, समझाइए। 150 शब्दों में ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता केंद्रीय डिजाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैंक एंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह है, परीक्षण कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है। ये भी आपका जो गवर्नेंस वाला टॉपिक है ई गवर्नेंस पर पूछा गया, और ई गवर्नेंस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो हार्ड दी गई है, तो इसे भी हम थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ही कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका, नागरिक समाज संगठनों को गैर राज्य अभिनेता की तुलना में प्राय राज्य विरोधी अभिनेता माना जाता है, क्या आप सहमत है? औचित्य सिद्ध कीजिए। 150 शब्दों में आपको लिखना है। ये आपका गवर्नेंस वाला पार्ट है, वहां से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन की वही लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है यहाँ पर देखने में, लेकिन आपने अगर आपने गवर्नेंस के अच्छे से नोट्स बनाए हैं, अच्छे से क्वेश्चन, क्योंकि ये नागरिक समाज संगठनों के बारे में और गैर राज्य अभिनेता के बारे में और राज्य विरोधी अभिनेता के बारे में पहले भी ऐसे टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत अफ्रीका डिजिटल साझेदारी आपसी समान सह विकास दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी प्राप्त कर रही है, विस्तार से समझाइए। अब ये क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल रिलेशन से, भारत और अफ्रीका की जो डिजिटल साझेदारी है उस पर पूछा गया कि आपसी समान सह विकास और दीर्घकालिक संस्था की साझेदारी प्राप्त करें। ये आपका पहला क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर IR से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के चिन्ह होने के साथ शीत युद्ध के बाद दुनिया सहप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है, स्पष्ट कीजिए। ये ग्लोबलाइजेशन पर पूछा है, जो पोस्ट कोल्ड वार थी उस पर 150 शब्दों में। यहाँ तक आपको जो 150 शब्दों में लिखने थे 150 वर्ड्स में, तो ये आपके 10 क्वेश्चन, आपके जो 2 क्वेश्चन है वो IR से यहाँ पे 150 शब्दों वाले पूछे गए, और गवर्नेंस से और सोशल जस्टिस से, और बाकी जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए 150 शब्दों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, संवैधानिक नैतिकता एक आलम है जो कि उच्च अधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण करता है। सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त प्रक्षेपण के संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा तथा भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने में इसकी प्रयोज्यता की व्याख्या कीजिए। अब क्वेश्चन कितना बड़ा दिया गया है यहाँ पे, पढ़ने में और समझने में। जो संवैधानिक नैतिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरलिटी है, संवैधानिक नैतिकता, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे लेंथ देखिए क्वेश्चन की, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, और 250 आपको वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पे 250 वर्ड्स में लिखना है। काफी हार्ड क्वेश्चन मान के चल सकते हो इस पेपर का है, क्योंकि एक तो लेंथ बड़ी है आप यहाँ पे क्वेश्चन की, और तोड़ तोड़ के आपको क्वेश्चन को यहाँ पे समझना पड़ेगा, तभी आप 250 शब्दों में यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ सामान्य विधायी संस्थाओं को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की है। इस कथन को दृष्टि कर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर प्रक्रियात्मक सारभूत परिसीमाओं का परीक्षण कीजिए। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, और हमारे पास जो M लक्ष्मीकांत बुक है उसमें संविधान संशोधन पर पूरा एक चैप्टर दिया गया अच्छे से। बस आपको थोड़ी सी क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, और ज्यादातर जो हमारा GS पेपर 2 है उसके अंदर जो लैंग्वेज है वो हार्ड ही मिलती है। आप पिछले वाले पेपर भी देखना, काफी हार्ड लैंग्वेज मिलेगी आपको, और बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, पढ़ने में भी आपको ये लगेगा कि हाँ इतने बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपका जो संविधान संशोधन है उस पर पूछा गया, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पहले भी पूछ चुका है, जो हमारी संसद की शक्तियों के बारे में जो संविधान संशोधन करने में उस पर पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो टॉपिक रिपीट होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कॉलेजियम प्रणाली के विकास की विवेचना कीजिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली के फायदे और नुकसान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब भारत में कॉलेजियम प्रणाली है जहाँ पे हमारे जजेस की नियुक्ति होती है, वो न्यूज में थी अभी कुछ दिन पहले, और उससे पहले भी कॉलेजियम प्रणाली काफी बार न्यूज में रहती है करंट अफेयर में हमारे। और यहाँ पर क्वेश्चन आगे देखिए कैसे दिया गया कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली के फायदे और नुकसान और आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर से वही टॉपिक आपका जो कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट अदर कंट्रीज वाला टॉपिक है, भारत में संवैधानिक योजना की निर्देशों के साथ तुलना, वहां से ये क्वेश्चन पूछा है। पहले वाला भी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में पूछा, और ये भी यहाँ पे जो हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उनके फायदे और नुकसान पूछ रहा है। यहाँ पे कॉलेजियम प्रणाली भी आपको यहाँ पे समझानी पड़ेगी। तो दो क्वेश्चन पूछे जो कंपैरिजन वाले, दोनों यूएसए के साथ पूछे यहाँ पे, इंडिया और यूएसए। पहला जो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है उस पर, और सेकंड यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है भारत के अंदर जैसे कॉलेजियम प्रणाली, और यूएसए के अंदर जो नियुक्ति होती है उनके फायदे और नुकसान का हमें यहाँ पे आलोचनात्मक परीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में नियोजित विकास के संदर्भ में केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों के विकसित हो रहे स्वरूप पैटर्न का परीक्षण कीजिए। हाल ही के सुधारों ने भारत में राजकोषीय संघवाद को कितना प्रभावित किया है। आपको यहाँ पे लगभग जो क्वेश्चन दिया है वो करंट अफेयर के साथ रिलेट करके यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ लिखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन हाल ही के सुधारों ने भारत में राजकोषीय संघवाद को कितना प्रभावित किया है, ये यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा। और सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन है वो आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप पहले वाले PYQ देखिए, वहां पर सेंट्रल स्टेट रिलेशन है वो पूछा गया है, और हमारी जो हम लक्ष्मीकांत बुक है वहां पर एक चैप्टर भी दिया गया और सिलेबस के अंदर भी अच्छे से इसको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है वो पर्यावरण दबाव समूह क्या है। भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका का विवेचन कीजिए। अब ये हमारा गवर्नेंस वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, और जो प्रेशर ग्रुप है उन पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये अगर आपके जो नोट्स है या आपने बनाए तो वहां से कर सकते हो। और साथ में ये कह रहा है कि भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका विवेचना कीजिए। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है उस पर हमने जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर काफी ज्यादा चिंताएं हैं, तो उस पर क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी एक प्रमुख कारण है, गरीबी के विरोधाभास के संदर्भ में चर्चा कीजिए। जो हमारी पॉवर्टी है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसे करंट अफेयर के साथ थोड़ा रिलेट करके लिखोगे और एग्जाम्पल के साथ, तो आपका अच्छे से लिखा जाएगा क्वेश्चन। और आपके सिलेबस के अंदर भी अच्छे से इस टॉपिक को दिया गया है, हमारे जो गवर्नेंस वाला पार्ट है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, समकालीन विकास मॉडल में निर्णय लेने और समस्या समाधान की जिम्मेदारियां सूचना के स्रोत और क्रियान्वयन के निकट नहीं होती है, ये विकास के उद्देश्यों को विफल कर देती है। समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली एवेल्युएट करना है आपको यहाँ पे, जो हमारे समकालीन विकास में मॉडल में जो निर्णय लेने और समस्या समाधान जिम्मेदारी जो है हमारी, उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा। मौजूदा नीतियों की जांच कीजिए और इस मुद्दे से निपटने के लिए आयोग द्वारा शुरू किए जा सकने वाले उपायों को सुझाव दीजिए। हमें जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके। इस बार यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन इन चाइल्ड राइट्स के बारे में पूछा है। और आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, वो आपके सोशल जस्टिस हो या गवर्नेंस, यहाँ पे जो कहीं आर्टिकल मेंशन हो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो वो आपको आर्टिकल अच्छे से मेंशन करना है। आपको याद रखना है कि ये पेपर जीएस पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐड हो रही है, आप वहां पे जोड़ के उसको लिखना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन का एक फॉलो होगा और अच्छा एक क्वेश्चन आंसर लिखा जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19, ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है, और यह मध्य पूर्वी देशों में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है। आप आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति की दिशा के साथ ऊर्जा सुरक्षा को कैसे एकीकृत करेंगे। जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर पूछा है, ये भी आपका IR वाले सेक्शन से जोड़कर आप इसको 250 शब्दों में लिख सकते हो। क्वेश्चन करंट अफेयर से आपको ऐड करने पड़ेंगे, तभी जो लगभग क्वेश्चन है आपको करंट अफेयर के साथ अटैच करके लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन और USA बनाम रूस चीनी गठबंधन के बीच उलझन के कारण संयुक्त राष्ट्र में सुधार प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी। इस संबंध में पूर्व पश्चिम नीति टकराव की जांच और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर जो पूर्व और पश्चिम है उनकी जो बीच टकराव चल रही USA बनाम रूस चीन के बारे में यहाँ पर हम न्यूज में हर दिन देखते हैं कि जो यूक्रेन
और यहाँ पे रूस की जो वॉर चल रही है और बीच में यहाँ पे कौन है, यूएसए, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना एक संभव था और ये आपका करंट अफेयर में भी था। तो ये आईआर का क्वेश्चन है। तो आपके अब ये है 20 क्वेश्चन। हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखा है पेपर का कि हाँ आपका क्वेश्चन पेपर कैसा था, और ये पीडीएफ है जो वो आपको मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, वहां से भी आप यहाँ से देख के क्लास, वहां से आप अपने आप से क्वेश्चन को देखना और हर क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर, क्योंकि काफी लेंथ है यहाँ पे हर क्वेश्चन की, तो अच्छे से आपको हर पेपर को, हर क्वेश्चन को समझना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन जीएस का सेकंड पेपर है वो ऐसा ही आता है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है पेपर की वो थोड़ी सी हार्ड देते हैं। तो हम यहाँ पे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मान के चलो यहाँ से आपके लगभग 9 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। सेकंड आपका जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस वाला पार्ट है, वहां से आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए लगभग, और तीसरा है आईआर वाला, वहां से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है जहाँ सोशल जस्टिस और गवर्नेंस वाले में, तो बाकी ये आपके क्वेश्चन है। और मैंने 2013 से लेकर 2024 तक के आपके पीवाईक्यू है वो एनालाइज करवाए थे, आप वो भी देखना, क्योंकि वहां पर मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे आपका जीएस पेपर 2 के अंदर आपका जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है सिलेबस के अंदर, वहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए, या फिर आपका जो कंपैरिजन वाला है जैसे यूएसए और इंडिया के बीच में जो कंपैरिजन पूछ रखा था, तो ऐसे हर क्वेश्चन का एनालाइज किया कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे अब मैंने दिखाया कि वो आपका कंपैरिजन वाला क्वेश्चन था, ये राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्तियाँ हैं, यहाँ पे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में पूछ लिया और एक क्वेश्चन और पूछ लिया। तो ये आपके जो टॉपिक है बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आप भारत के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उनकी जो पावर है जो क्षमा करने की, वो आप पढ़ सकते हो, अच्छे से याद होगी आपको, आपने पढ़ी होगी। लेकिन जो यूएसए के प्रेसिडेंट है उनकी जो क्षमा शक्ति अगर आपने नहीं पढ़ी कंपैरिजन में, तो ये क्वेश्चन फिर अधूरा है आपका, फिर आप क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाओ। तो आपको यहाँ पे टॉपिक सिलेबस, आपको ये नहीं कि एम लक्ष्मीकांत आपको बुक दे दी गई है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना, नहीं, आपको चलना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपका सिलेबस कौन सा टॉपिक क्या कह रहा है, जैसे आपका कोई भी सेपरेशन ऑफ पावर का आपका टॉपिक है, जैसे विभिन्न घटकों बीच शक्तियों का प्रतिकरण है, जो टॉपिक आपका सिलेबस के अंदर दिया गया है, या आपका सोशल जस्टिस या गवर्नेंस का है, कोई भी टॉपिक आप उठा लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। तो इस पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और जीएस पेपर फर्स्ट की हमने सुबह मॉर्निंग में की थी, जो एनालाइज पेपर सुबह हुआ था, जीएस सेकंड और पेपर थर्ड ही आपका। तो ये था पेपर, हमने यहाँ पे आंसर नहीं लिए, आंसर मॉडल आंसर भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे एक एक क्वेश्चन की कि कैसे आप टैकल कर सकते हो, अच्छे आंसर लिख सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।